घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेडनेसडे 5 बजे से 6 बजे तक और सुनिए उनके सफर को जो प्रूव करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी पॉसिबल है। उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया FM 107 से और आप सुन रहे हैं शो कॉल्ड इंस्पायरिंग वुमेन। उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है। दोस्तों, एक ऐसा शो जो डेडिकेट किया गया है उन फीमेल्स के नाम जो अपने काम, जज्बे और हिम्मत से दूसरों के लिए रोशनी का सबब बनती हैं। हम हर एपिसोड में आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन से जो अपनी फील्ड में कुछ नया करने का जज्बा रखती हैं और कुछ इम्पैक्टफुल कर रही हैं। इस सीरीज में आज हमारी मेहमान बहुत खास है। आज हमारे बीच एक ऑथर मौजूद हैं। आपका ताल्लुक टीचिंग फील्ड से भी है और आप जो हैं वो लैंग्वेज को प्रमोट करने का भी काम कर रही हैं। सो लेट्स वेलकम मिसेस शालिनी गर्ग ऑन FM 107। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको स्वागत कहूंगी FM 107 पर। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, FM से मेरा परिचय कराने के लिए मैं आपकी थैंक यू जी। मैं भी आपकी आभारी हूँ कि आपने वक्त समय निकाला और आप यहाँ पर आई हैं और आपसे हम जो है वो आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि मैंने आपके बारे में जाना कि आपका बचपन जो है वो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बीता। तो उस परिवेश ने आपकी रचनात्मकता को किस प्रकार जो है वो प्रभावित किया? गांव में मतलब मैं 5 साल तक रही थी। वैसे पापा की पोस्टिंग होती रहती थी उत्तर प्रदेश के, जैसे मथुरा में, मेरठ में ज़्यादा रही। लेकिन हाँ, गांव के परिवेश ने मुझे अभी भी, जैसे कहते हैं ना कि ख्वाबों में भी गांव का जीवन आ जाता है। हम क्योंकि जो हमने सच्चाई में देखा होता है, हम अपनी कविताओं में, अपने लेखन में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, जो हमने समझा है, जो हमने देखा है। तो मैं कुछ पंक्तियों में कहना चाह रही थी। जी जी। जब चाहत थी कुछ पाने की, ख्वाबों के महल बसाने की, चाहत थी कुछ पाने की, ख्वाबों के महल बसाने की, पर ख्वाब में आते हैं अब तो, पर ख्वाब में आते हैं अब तो, वही नुक्कड़ गलियां चौबार। बहुत ही खूबसूरत और बड़ी अच्छी बात आपने की। वापस से हम लोगों को भी आप ले गई उसी पुराने दौर में जहाँ पर ये कल्चर था कि लोग जो है ना वो नुक्कड़ पे, मतलब चौराहों पे जमा होना, बात करना, एक दूसरे से जो है ना पूरे दिन का हालचाल लेना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वाकई अच्छा, मैं अभी ये भी देख रही थी कि आपने जो है फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और उसके बाद अपनी पूरी रुचि जो है वो साहित्य की ओर आप ले गई। तो इस बदलाव की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्यों मिली? बदलाव की प्रेरणा तो समय दे देता है। अच्छा। तो एक्चुअली एक लड़की का जीवन, एक नारी का जीवन नदी के जैसा होता है, जहाँ बहाव उसको ले जाता है वो वैसे ही चल देता है आगे। क्योंकि शादी के बाद आपका जीवन कुछ अलग दिशा में जाता है। तो उस समय मैंने बल्कि बीएड की जो मेरे प्रैक्टिकल्स वगैरह बच गए थे वो शादी के बाद कंप्लीट हुआ, मेरा एग्जाम्स जो थे। और फैशन डिजाइनिंग भी मैं उसी समय कर रही थी, तो उसके एग्जाम भी बाद में दिए मैंने। फिर उसके बाद लेकिन बच्चे होने के बाद फिर दोनों चीज़ों से ही थोड़ा सा रिलीफ मिला और बच्चों में लग गई। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम दुबई आए तो दुबई सबको काम सिखा देता है। तो दुबई में जैसे ही आए तो वहाँ मैंने अपना जस्ट CV डाला और मुझे शिक्षिका का ऑफर मिल गया और मैं वहाँ पर पढ़ाने लगी। तो उसके बाद साहित्य, क्योंकि हिंदी शिक्षिका का ऑफर मिला था, तो मैं साहित्य की तरफ रुचि और बढ़ती चली गई। तो जो बचपन का सपना था कुछ लिखने का, वो फिर थोड़ा पूरा होना शुरू हो गया। बहुत सही। अच्छा, ये तो आपने, मतलब ये हम भी जानते हैं और सुना भी है मैंने आपके फ्रेंड से कि आपको जो है ना कविता लिखने का शौक, जो इसकी शुरुआत हुई वो बचपन से ही हो गई थी, तभी आपने स्टार्ट कर दी था। क्या आपको याद है कि पहली कविता आपने किस विषय पर लिखी थी और वो क्या प्रकाशित हो पाई थी?
जी, पहली कविता तो खैर जैसे मतलब गुड़िया तोता इस तरह की थी, तो वो अच्छा। स्कूल की मैगजीन में होती थी। लेकिन जो मेरी पहली कविता समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी वो थी गांधी जी के ऊपर। अच्छा, तो कोई कुछ पंक्ति सुनना चाहेंगे आप उसमें? जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड। तो इस कविता का नाम था लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी। देश में बढ़ रही है भ्रष्टाचार की आंधी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी। सच्चाई और अहिंसा की हंसी जमाना उड़ा रहा, नैतिकता का पाठ अब किताबों से भी जा रहा। विदेशी बाजार के सामने देसी टोपी है जला दी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी। वैसे इसके बहुत सारे स्टेंजा हैं, मैं अंतिम बताती हूँ। वैसे तो हर साल हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, वैसे तो हर साल हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, झंडा फहराकर याद करते छुट्टियां मनाते हैं। पर हमने आज तुम्हारी हर बात भुला दी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी, लेना होगा वाह। तुमको दूसरा जन्म। बहुत ही अच्छा। और आज के जो मतलब वही हम कहते हैं ना कि जो ऑथर हैं या जो कवि हैं या कवित्री हैं, वो बड़े ही सटीक और सरल अंदाज में जो समाज के जो विभिन्न विभिन्न समस्याएं हैं, जो पहलू हैं, जो एक आम आदमी अपने दृष्टिकोण से जैसे देखता है, तो वो उस तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो कि एक ऑथर या पोएट या पोएटिस्ट उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर, बड़े सभ्य अंदाज में उसे उजागर करते हैं और कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकलते हैं। इसीलिए इस बात को बड़ी इज्जत भी दी जाती है हमारी सोसाइटी में, जितने पोएट्स हैं। लेकिन आज का दौर थोड़ा सा अलग हो गया, अलग तरह की राइटिंग को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। लेकिन क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप जो थी वो शादी के बाद आप दुबई चली गई, तो दुबई और कतर जैसे देशों में जो आपका प्रवास रहा, उसके दौरान हिंदी भाषा के साहित्य के प्रचार और प्रसार को लेकर किस तरह का आपका अनुभव रहा? हिंदी प्रचार का मुझे यहाँ पर अनुभव ज्यादा अच्छा मिला, क्योंकि वहाँ तो मैंने स्कूल में ही पढ़ाया था। अच्छा। और यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम आए तो मेरे पति के ऑफिस में ये था कि उनको एक हिंदी अध्यापिका की जरूरत थी, क्योंकि वो अपने वर्कर, अपने जो मैनेजर वगैरह फ्रेंच लोग थे, उनको हिंदी सिखाना चाहते थे, क्योंकि वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ओह, अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ पर उन्होंने ये हिंदी टीचर की उनको ज़रूरत थी, तो मैंने अपना CV उधर डाला और उन्होंने अप्रूव कर लिया। और बड़ा अच्छा वो समय निकला, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अनेक देशों के लोग थे, उनके साथ बातें करने में, उनको जानने में और अपने देश के बारे में बताने में, अपनी हिंदी के बारे में बताने में बहुत ही अच्छा अनुभव, क्योंकि आपने कहा आपने बहुत सारे विभिन्न देशों के लोगों को जो है वो हिंदी सिखाया, तो आपका अनुभव तो बहुत ही अद्भुत रहा। तो कोई आपकी विशेष स्मृति है जो आपके दिल के बड़े करीब है, जब आप सिखा रही थी? जब सिखा रहे थे तो मतलब एक तो जैसे हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो हम लोग व्याकरण में ये नहीं देखते थे कि यहाँ पर मैंने क्यों आया, मैं क्यों आया, काके की क्यों आई। पढ़े थे हमने ये कर्ण कर्ता ने कर्म को कर्ण से, लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था कि कहाँ पर कैसे आना चाहिए। हमारी व्याकरण की किताबों में भी होता है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था। तो जब वो लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों, मैं गया और मैंने खाया, पास्ट टेंस है, लेकिन दोनों में अंतर क्यों है? तो फिर ध्यान दिया, हाँ सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया बताई थी, तो फिर उन चीज़ों को समझाती थी, एक एक चीज़ अपने आप समझ के कि हाँ ऐसा इसलिए होता है। और एक जो स्मृति है कि जैसे हम लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ जी। तो वो लोग मुझसे कहते थे नहीं, जैसे मैंने कहा कि तुम कल कहाँ गए थे, इस पर कोई वाक्य बताइए। तो वो कहते थे कि मैं कल स्विमिंग पूल गया। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं ठीक क्यों है, स्विमिंग पूल की हिंदी तो पहले बता दीजिए। तो अब मैं कहूँ कि स्विमिंग पूल को तरण ताल बोलोगे आप, क्या बोलोगे? तो कहते मुझे तो पता नहीं, हम बोल लेंगे, हम तरण ताल बोलने में हमें तकलीफ नहीं है, हम बोल सकते हैं। तो मैं कहा लेकिन हिंदी वाले लोग नहीं समझ सकेंगे, ये तो इसको समझने के लिए पूछेंगे अंग्रेजी में, इसको कुछ बोल दीजिए। तो ये चीज मुझे बहुत टच कर गई कि हम लोग हिंदी में हमने इतने ज्यादा अंग्रेजी शब्द लगा दिए हैं कि हम लोग अपनी हिंदी में शुद्धता खोते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस भाषा की अगर मैं वैसे भी बात करूं तो बच्चों को आज घर में जो है वो पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि आप इंग्लिश में बात कीजिए। घर में भी बच्चे इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हिंदी या फिर कोई और भी दूसरी जबान जो है वो बच्चा कैसे इतना आसानी से सीखेगा? और यही शायद वजह है कि हिंदी से बच्चों की रुचि भी धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, हम लोगों को कम से कम अपनी जो भाषा है उसको घर में तो बोलना ही चाहिए। अंग्रेजी बच्चे बाहर आराम से सीख जाते हैं। तो और
अच्छा है कि जितनी ज्यादा आपको जितनी लैंग्वेजेस आ जाएं हाँ। तो कोशिश ये रहे कि भाई आगे की और लैंग्वेज सीखने में भी बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है जब हम 2-3 लैंग्वेज को जानते हैं तो। वेल, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के बाद। घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये भी लाइन बड़ी जो है वो अच्छी लगी जब आपने कहा कि पहली बार हिंदी दिवस समारोह में आपने मंच पर जो है वो अपनी कविता प्रस्तुत की, तो वो आपका अनुभव कैसा था? हाँ, वो अनुभव बहुत अच्छा था। अच्छा। क्योंकि शो में क्या होता है कि आप जब माइक पकड़ के खड़े होते हैं तो थोड़ा सा आपको डर भी लगता है, और जब सुनाने के बाद इतनी सारी तालियां मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक आत्मविश्वास जागता है और एक आपको एक पहचान मिलने लगती है। नाजिया जी, और अभी 6 सितंबर को हमने प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा की याद में आईसीसी में एक प्रोग्राम किया था कतर में, और वो प्रोग्राम वाकई बहुत ही अच्छा रहा। महिला काव्य मंच ने जिस तरह से हमको सपोर्ट किया है शुरू से, वो वाकई काबिल तारीफ है। और महिला काव्य मंच की कवियत्रियाँ भी जो उस दिन स्टेज पे आई, वो भी वाकई अद्भुत था। बहुत ही क्या कहना चाहिए, अच्छी कविताएं उन्होंने पढ़ के सुनाई। तो बहुत अच्छा अनुभव था। सब लोगों ने जब तारीफ की कि आपने लिखी है ये बहुत सुंदर, आपके भाव जो हम भी यही फील करते हैं कि उसमें था कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान। तो बहुत अच्छा सबको लगा, और उन्हीं लोगों के जब दूसरों से हमें इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, तारीफ मिलती है, तो कलम और ज़्यादा दौड़ती है। और ज़्यादा दौड़ती है। अच्छा, यहाँ पर भी आप कतर में जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसे हेड कर रही हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का आपका क्या मतलब, क्या आपने सोचा था, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है और कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअली शुरुआत हुई? जी, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली काफ़ी देशों में है। तो कतर में उन्होंने वो एक कविताओं का पूरा ग्रुप बनाया था, तो उससे पूछा कि कौन अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो फिर मुझे बनाया था। तो उसमें हम लोग हर महीने ऑनलाइन ही काव्य पाठ करते हैं। उसमें कतर के सब कवित्रियाँ होते हैं और बाहर के देशों के भी होते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरे विश्व के कवि कवित्रियों से हमारा संपर्क बढ़ जाता है, सबको सुनने को मिलता है, हाँ, सबके विचार जानने को मिलते हैं। क्या बात है। तो इस मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिर्फ कवि आप लोग इकट्ठे होकर जो है वो एक दूसरे के कविताएं सुनते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज आप करते हैं कि जिससे बच्चों में भी इस तरह का शौक जो है वो बढ़े या प्रमोट हो? हाँ, इस बारे में अभी सोचा नहीं है, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था, हमने हिम्मत सिंह जी के उसमें कार्यक्रम किया था। तो उसमें जो हिम्मत जी सिंह जी के बारे में, जो उनका शिक्षा का उन्होंने इतने कार्य किए, उन्होंने दर्शन क्षेत्र में बहुत कार्य किए, तो उसके बारे में गोष्ठी रखी थी। और एक बच्चा जो उनसे मिला था, उसने भी बहुत अच्छा, ईशान था, उसने बहुत अच्छा बोला। तो इस तरह से मीन्स हम लोग गोष्ठी करते हैं और आगे और भी करते रहेंगे, यही हमारा कोशिश है। अच्छा, कितनी किताबें अभी तक आप पुस्तकें जो हैं वो लिख चुकी हैं? जी, अभी मेरी वैसे प्रकाशित तो 2 हुई हैं, लेकिन मेरी 2 किताबें और बिल्कुल प्रकाशाधीन है, कि जैसे एक तो आओ हिंदी सीखें करके भी है, अच्छा। और एक मेरी कविताओं गजलों की है। तो वो अभी उसमें बस थोड़ा सा ये होता है, इसमें ये अभी चेंज करना है, वो करना है, और बाकी 2 किताबें मेरी प्रकाशित हैं। लिखने की प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं माहौल से या फिर घर में कोई ऐसा होता है उससे भी मिलती है, तो आपके रोल मॉडल कौन रहे? मेरे रोल मॉडल एक्चुअली मेरे दादाजी बहुत अच्छा बोलते थे। ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि वो लिखते थे कि नहीं, लेकिन जब भी वो बैठते थे तो कुछ न कुछ कविताओं में हम लोगों को प्रेरित करते रहते थे। तो उनकी आवाज़ में भी बहुत दम था, तो मैं कह सकती हूँ हाँ, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है, क्योंकि जब भी वो हमारे पास बैठते तो कुछ न कुछ सुनाते रहते थे। और बाकी लिखने की प्रेरणा तो यही है, अध्ययन वगैरह करते हैं तो शौक जागते हैं।
बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, आपकी जो रचनाएं हैं वो कई विश्व रिकॉर्ड्स और साझा संकलों में प्रकाशित हुई हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान को आप कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय आपको पहचान मिलती है, गौरव प्रतीत होता है कि हाँ, अपनी लेखनी पर भी गर्व होता है कि, और ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है कि हम सोचते, कभी कभी सोचते कुछ और लिखा कुछ और जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब एक पहचान बनने लगती है आपकी, और नारी होने के बाद तो उसमें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि हम अपना, बच्चे बड़े हो गए अब, तो हम पूरा लाइफ उसमें निकल जाती है बच्चों के साथ में। सही, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, आप रही हैं शिक्षिका, और आपने बताया कि हिंदी भाषा को आपने बच्चों, मतलब हिंदी भाषा को पढ़ाया भी है, बच्चों को सिखाया भी है। आजकल जो मैं देखती हूँ, बच्चे जो हैं वो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। तो किस तरह से, मतलब क्या आप पेरेंट्स को क्या एग्जाम्पल दें, मतलब किस तरह से आप चाहेंगे कि पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि बच्चों की रुचि हिंदी भाषा की तरफ भी बढ़े? एक तो आजकल बच्चे बैठना ही नहीं चाहते पेरेंट्स के पास, तो सबसे पहले तो बच्चों को अपने पास बिठा के उनसे नॉर्मल जो बातें रूटीन है वो थोड़ा सा हिंदी में करने की कोशिश करें, तो बच्चे भी फिर हिंदी में जवाब देते हैं। अगर हम उनसे अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो अंग्रेजी में जवाब देंगे। तो हम कोशिश करें उनसे हिंदी में बात करने की। और जैसे कुछ गेम की मैंने एक पंक्ति बोली, तुम दूसरी पंक्ति बोलो, इस तरह से कुछ गेम के थ्रू, वैसे तो उनको बोलना, मतलब उनके साथ हम इसी तरह से बात कर सकते हैं कि अपने जो भी है कुछ हिंदी में बताओ, अच्छा लगेगा सुन के। उनसे तो बातें जितनी ज़्यादा करेंगे वो उतने ज़्यादा सहज होंगे बात करने में। अच्छा, अभी आप जो हैं और किस तरह की राइटिंग्स की तरफ जो है खुद को जो है आपने डेडिकेट किया है, और आने वाले टाइम में किस तरह की जो है आपके राइटर्स हमें पढ़ने के लिए मिल सकते हैं? अभी मैं थोड़ा गज़लों पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। अच्छा, तो गज़ल की तरफ भी थोड़ा सा मेरा रुझान बढ़ा है। और छंदों, इससे पहले मैंने छंदों की तरफ ज़्यादा कोशिश की थी लिखने की। तो मुझे एक्चुअली शब्दों से खेलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो जब इसमें छंदों में, गज़लों में बहुत कुछ, जब हम अनुप्रास अलंकार में लिखते हैं या एक शब्द के 2-3 मीनिंग निकलते हैं तो उसको लिखते हैं, तो वो बहुत अच्छा। तो इन्हीं चीज़ों में मैं आगे बढ़ रही है। अच्छा, लिखने की जब बात आती है तो कहा जाता है कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारे जो हैं वो पोएट्स को या ऑथर्स को पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे। तो आपके एक तो मुझे बताइए कि प्रिय कवि कौन है, और दूसरा जब आप लिखती हैं तो किस तरह के माइंडसेट और किस तरह की अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करती हैं? जैसे हमारे घर यंगस्टर्स है, बच्चे सुन रहे हैं और वो भी इस तरह से राइटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव और एनहांस करना चाहें, तो उन्हें, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे राइटिंग में तो मतलब हमने जो स्कूल में पढ़े थे, मेनली रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, इनको पढ़ते थे। लेकिन कभी कभी इनकी हिंदी, जैसे महादेवी वर्मा जी की हिंदी कठिन है, तो जिनकी हिंदी सरल होती थी थोड़ा, हमें वो उनका ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मीन्स हम लोग अब भी जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सुंदर शब्द आते हैं तो उन पे हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है कि हाँ, ये वर्ड कितना अच्छा है। तो ये सब इसी से मैं प्रेरित होकर फिर लिखने की कोशिश करती हूँ। वेरी गुड। वेल, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के बाद। घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है। अच्छा, आप, एक तो राइटिंग आपका शौक है, इसके अलावा और क्या क्या आपकी हॉबीज हैं, और अगर टाइम मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं? इसके अलावा तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ कभी बाहर निकल गए या उनके साथ बैठ कर गप्पे मार ली, और कुकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो कुकिंग तो करते ही हैं, और थोड़ा पेड़ पौधों के साथ समय निकाल लिया। तो आप अपनी जो सोशल लाइफ है, जो जहाँ आप एक्टिव भी हैं, आप एसोसिएशन को भी हेड कर रही हैं और भी काम आप कर रही हैं, आई एम श्योर, तो आप अच्छे से बैलेंस कर पाती हैं, टाइम अच्छे से मैनेज हो पाता है? हाँ, टाइम मेरा मैनेज हो जाता है। मुझे थोड़ा सा ये भी है कि मैं कहाँ पर हाँ कहनी है, कहाँ पर ना कहनी है। अच्छा, उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि आप हर चीज में हाँ हाँ कहते जाएंगे तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज का टाइम का ध्यान रखती हूँ कि क्या चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान देती हूँ। बहुत सही। आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
आगे मेरा यही है कि अपने हर साल अगर मेरी एक किताब छप जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और बस साहित्य की सेवा कर सकूं, हिंदी की सेवा कर सकूं, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, यही है यही कामना है जी। अच्छा, आपके अनुसार जो प्रवासी जीवन है उसमें हिंदी भाषा और साहित्य को जीवित रखने के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है? हिंदी भाषा और साहित्य को जीवित रखने जी। के लिए जी, तो सबसे जरूरी तत्व तो यही है कि हम लोग पहले तो हिंदी में ही बात करें। अगर हम हिंदी में बातें करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी आपस में हम एक ही शहर के हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन हम तब भी हिंदी में बात करने में आजकल कंफर्टेबल नहीं है कह सकते हैं, या फिर हम बस बाहर जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं, ये कह सकते हैं। तो हमें आपस में हिंदी में बात करें, क्योंकि उससे जो दिल की बातें होती हैं, आप आध घंटे 1 घंटे खूब लंबी बात कर सकते हैं जब आप हिंदी में बात करते हो। तो कोशिश करें कि हाँ, बाहर हम दूसरे कंट्री में रहते हैं तो इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इंग्लिश ही बोलनी है जब बाहर किसी से भी बात करनी है। लेकिन जब हम आपस में अपने देश के लोगों से मिलते हैं तो कोशिश करें कि हिंदी में बातें करें, हिंदी में अपनी दिल की विचारों को व्यक्त करें। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, लाइफ सबकी जो है वो शायद दिखती आसान है लेकिन आसान होती नहीं है। किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं सभी ने चैलेंजेस फेस किए होते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस थे जिन्होंने आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया एज अ वुमन, और कोई स्टोरी, कोई कहानी आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, इंस्पायर करने के लिए उन्हें? मतलब चांस ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी आपके घर में ही जैसे हस्बैंड हैं, वो कभी मना करते हैं कि नहीं, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उस पर घर में ज़्यादा ध्यान दो। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं, कई बार अपने घर में ही चैलेंजेस आ जाते हैं। और बाकी वैसे ईश्वर की कृपा रही कि मुझे ज़्यादा चुनौतियों का सामना जीवन में नहीं करना पड़ा है, और जहाँ मैंने चाहा ईश्वर ने मेरा साथ दिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू शालिनी जी कि आपने टाइम निकाला और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच नाजिया, थैंक यू। इसी के साथ दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। इस बार उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।